वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द अफेयर पार्ट 17। इस कहानी के पास में नोआ की मुश्किल अब काफ़ी कम हो गई है। हेलेन ने उसे बच्चों की जॉइंट कस्टडी बिना केस लड़े ही दे दिया। वो अब और नहीं लड़ना चाहती थी नोआ से। हालांकि उसे अपनी माँ को घर से निकालना पड़ा। ऐसा करके उसने उस गिल्ट को ख़त्म कर दिया जो उसे अक्सर परेशान करता रहता था। वो जानती है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसे हालात पैदा किए कि नोआ उस माहौल में अपने आप को गरीब महसूस करता रहा और धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई। कहानी के पहले हिस्से में एलिसन की कहानी बयां होगी। आज नोआ अपनी किताब डिसेंट के सक्सेसफुल होने की खुशी में एलिसन को एक पार्टी में लाया है। हालांकि एलिसन अब प्रेग्नेंट है, पर इस हालत में भी उसने मेहमानों के बीच अपने आप को व्यस्त रखा। इस पार्टी में हैरी भी है, एक मैगजीन के आलोचक जो अक्सर फेमस पर्सनैलिटीज़ पर आलोचनाएं करती रहती है। सिंथिया वो भी है। जब वो एलिसन से मिली तब वो उससे चुटकी लेने लगी और मजाक भरे लहजे में कई सवाल करने लगी, जैसे उसकी शादी हुई कि नहीं, बच्चा ठीक तो है ना, नोआ और हेलन का तलाक हुआ या नहीं। एलिसन ने कहा, तलाक तो हो ही गया है और शादी भी जल्द हो जाएगी। ये सब खबरें लेकर सिंथिया और लोगों की खबरें लेने में मशगूल हो गई। एलिसन इस पार्टी में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। कई लोग उससे बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उससे अपना काम बताने में कोई हर्ज नहीं कि वो वेट्रेस थी, पर इससे नोआ का स्टैंडर्ड जो बहुत ऊंचा हो गया है वो गिर सकता है। नोआ ने खुद ही इन सवालों के जवाब में कहा, एलिसन पहले नर्स थी और अब सिर्फ घर और बच्चे को संभालती है। थोड़ी देर के बाद एलिसन एक कोने में जाकर बैठ गई। उसे काफ़ी तकलीफ हो रही है खड़े होने में। वो नोआ के पास पहुंची और कहा, अब हमें चलना चाहिए, इतना भी आने वाली है और मुझसे अब खड़ा हुआ नहीं जा रहा। नोआ ने कहा, कहीं बैठ कर आराम कर लो या फिर अकेली चली जाओ। मैं इस पार्टी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। इस पार्टी में मेरी अगली किताब का भविष्य तय होगा। इस समय नोआ अपनी असिस्टेंट के साथ भी आगे की प्लानिंग में व्यस्त था और इस तरह एलिसन को अकेले ही जाना पड़ा। एथना ऑलरेडी इनके घर की बिल्डिंग में पहुंची पड़ी थी। जब एलिसन ने एथना को ये घर दिखाया तब वो इतने बड़े घर को देखते ही मोहित हो गई। इतना बड़ा घर उसने सोचा भी नहीं था कि एलिसन का होगा। अब वो एलिसन से इस घर के एक एक कमरे को देखना चाहती है। एलिसन ने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। इस घर में सारे इंतजामात हैं। नोआ के बच्चों के लिए भी अलग से कमरे हैं। जब दोनों किचन में व्यस्त थे तब बातों बातों में एलिसन के उस घर का जिक्र हुआ जो उसे अपनी नानी से विरासत में मिला है। वो अभी भी एलिसन के नाम पर है। एथना ने पूछा, तुम इस घर का क्या करने वाली हो? एलिसन का जवाब था, वो घर मेरे नाम पर है, ज़रूरत पड़ी तो भेज दूंगी। एथना ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो तुम्हें मुझसे मिला है। एलिसन ने तुरंत उसकी बात को काटते हुए कहा, वो घर मुझे मेरी नानी ने मुझे दिया था, आप कहाँ से बीच में आ गई? वो आपको उस घर का मालिकाना हक देना ही नहीं चाहती थी। अब जब उन्होंने मुझे दे दिया है तब आप क्यों उसे अपना हक जता रही हैं? एथना ने कहा, जब तुम पैदा हुई थी तब मैंने वसीयत में बदलाव कराया था। मैंने अपना नाम हटाकर वो घर तुम्हारे नाम पर करवा दिया था। मैंने सोचा मैं अपनी बेटी को कुछ और तो दे नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें वो घर दिला दिया। खैर, मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि इतने महंगे घर का खर्चा नोआ को ही उठाने दो। अगर तुम घर के खर्चे उठाने के लिए वो घर बेच दोगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और कम से कम इस बच्चे के लिए सोचो। मुझसे वादा करो कि वो घर तुम नहीं बेचोगी। इस समय एलिसन इस मसले पर बात नहीं करना चाहती। वो नहाने चली गई। इशारों से उसने यही कहा कि एथना यहाँ से चली जाए। थोड़ी देर में यहाँ मैक्स और जेन भी आ गए। सब एलिसन के बच्चे की दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में नोआ यहाँ पहुँचा अपनी असिस्टेंट ईडन के साथ। अपने बच्चे की दिल की धड़कनें उसने भी सुनी। सभी जुटे हैं यहाँ इसे सेलिब्रेट करने। पर नोआ जो अपने फ़ोन कॉल्स में ज़्यादा ही व्यस्त है, वो अब अपने बच्चों से फ़ोन पर बात कर रहा है। वो आज भी अपनी असिस्टेंट ईडन को यहाँ लाया है। सभी खाना खा ही रहे थे कि ईडन ने देखा कि सिंथिया ने अपनी साइट पर एलिसन के बारे में और नोआ के बारे में पोस्ट कर दिया है। उसने लिखा है, एक हॉट लेखक अपनी गर्भवती गर्लफ्रेंड के साथ और नोआ जो किसी और के साथ शादी के बंधन में है। ये पोस्ट और जगह शेयर किए जा रहे हैं। ईडन ने आइडिया दिया, क्यों ना हम इसे डिसेंट की लिखाई की कहानी से जोड़ दें। ऐसे में हमारी डिसेंट और भी फेमस होगी। हम बताएंगे कि जब तुम दोनों मिले तब दोनों किसी और से शादीशुदा थे। फिर पब्लिक का और भी इसमें इंटरेस्ट आएगा। एक वेट्रेस जिसका पति उसके साथ मारपीट करता था, फिर उसने नोआ का दामन थाम लिया। ये कहानी लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। नोआ को आइडिया पसंद आ रहा है पर एलिसन को नहीं। उसने कहा, तुमने तो कहा था कि ये किताब सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, पर इसमें बहुत कुछ बकवास है। तुमने लिखा है कि मैं तुम्हारे गले पड़ गई थी। सच ये नहीं है। तुम आए थे पहली रात मुझे देखने और जब तुमने मुझे कोल के साथ देखा तब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। और तुमने लिखा है कि मैं कोई क्रूएल पागल ड्रग डीलर हूँ।
और तुमने लिखा है कि जब मेरी नानी अस्पताल में मर रही थी तब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई थी वहाँ चलने के लिए, जबकि ये सच नहीं है। तुम बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे वहाँ जाने के लिए, फिर भी मैंने तुम्हें वहाँ नहीं जाने दिया। बाद में तुम खुद ही वहाँ आए थे और फिर अपनी किताब के अंत में तुमने मुझे मार डाला, वो भी अपनी कार से। तुमने अपने फ़ायदे के लिए मेरा इस तरह इस्तेमाल किया, मुझे ड्रग डीलर तक कह दिया। वो गुस्से में उठी और उठकर यहाँ से चली गई। जब वो अकेले में बैठी थी तब नोआ उसे मनाने गया। उसने कहा, देखो जो कुछ भी उसमें लिखा है सब काल्पनिक है और हैरी ने मुझसे उसमें चेंजेस करवाए हैं, और अगर तुम चाहती हो तो मैं आगे से इंटरव्यू होगा तब भी हमारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं अपनी सारी यात्राएं रद्द कर देता हूँ, वो यात्राएं जो मैंने इस किताब के प्रमोशन के लिए प्लान किए हैं। एलिसन ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें वाकई में ये बच्चा चाहिए भी? तुम्हें हम तीनों का परिवार चाहिए या नहीं? तुम्हारा तो ऑलरेडी परिवार है, पर मेरा क्या? और कहीं तुम सच में तो अपनी कार से मुझे मारने वाले नहीं हो? इस पर नोआ थोड़ा मुस्कुराया। उसने कहा, वो सब काल्पनिक कहानी है एलिसन, और ये बच्चा मेरी ज़िंदगी है। ऐसा कहकर वो एलिसन के स्टमक को चूमने लगा। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। जॉन अब नोआ के केस के सिलसिले में सबूत जुटा रहा है, सबसे सवालात कर रहा है ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से करके कोर्ट रूम में जाए। जॉन एलिसन से कुछ सवाल कर रहा है, तो तुमने जेफरीज को ये बताया है कि तुम शादी से स्कॉटी से पहले निकल गई थी, तो तुम्हें स्कॉटी का कोई भी बिहेवियर अजीब नहीं लगा उस रात? इस पर एलिसन का जवाब था, नहीं। तो तुम्हारे संबंध कैसे थे स्कॉटी से मौत के समय? एलिसन ने जवाब दिया, ठीक ही थे। वो लॉबस्टर रोल वाली बात पर कोल से खुश तो नहीं था, पर वो उन दोनों के बीच की बात थी। हमारे संबंध तो ठीक ही थे। जॉन ने कहा, आशा है कि तुमने जेफरी से भी यही सब कहा है। एलिसन ने पूछा, क्या मुझे भी गवाही के लिए कोर्ट रूम में बुलाया जाएगा? इस पर जॉन ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता, पर हाँ, अगर उन्होंने नोआ के कैरेक्टर के बारे में कुछ जानना चाहा तब तुम्हें बुलाया जा सकता है। उसके लिए तुम तैयार रहो। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा, यानी कोल की कहानी। अब उसे भी लाइफ में मूव ऑन करना था। कब तक एलिसन का इंतज़ार करता? स्कॉटी के लाख मना करने के बावजूद उसने उससे छिपते छिपाते लुइजा से रिश्ते बना लिए हैं। वैसे तो उसने स्कॉटी से कहा था लुइजा आखिरी औरत होगी इस दुनिया में जिससे वो रिश्ते बनाएगा, पर वो अपने आप को लुइजा से आकर्षित हुए बिना रोक नहीं पाया। इन सब के बाद लुइजा ने उससे पूछा, क्या तुम कीन्स आना चाहोगे? मैं तुम्हें अपना शहर दिखाना चाहती हूँ। कि आज थैंक्सगिविंग डे है, मुझे अपने परिवार, अपनी माँ के साथ इसे सेलिब्रेट करना है। वो एक स्टोर में कुछ खरीदने गया कि तभी वहाँ स्कॉटी आया। उसने अपना टैटू दिखाते हुए कहा, मैंने अपने नाइट क्लब का लोगो भी बना लिया है अपने बॉडी पर। अब हमें सब कुछ प्लान करके चलना होगा। कोल को उसके प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं। इतने में ऑस्कर यहाँ आ गया। उसने चुटकी लेते हुए कहा, आजकल तो तुम्हारा पूरा परिवार सेलिब्रिटी बन गया है, तुम सब छा गए हो। कोल और स्कॉटी को कुछ समझ नहीं आया कि ऑस्कर कह क्या रहा है। इनके चेहरे देखकर ऑस्कर ने आगे भी मजाक भरे लहजे में कहा, लगता है तुम दोनों ने नोआ की किताब नहीं पढ़ी। स्कॉटी ने कहा, हम क्यों उसकी किताब पढ़ने लगे, हमारी तरफ से वो भाड़ में जाए। इस पर ऑस्कर ने कहा, भाई कम से कम एक बार तो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। इस किताब में तुम सब हो, ड्रग्स, गैर कानूनी शराब, यहाँ तक कि उसने हमारे ख़ानदानी झगड़े के बारे में भी सब कुछ लिखा है, और झगड़े के बारे में उसे बताने का श्रेय तो मुझे ही जाता है। भला मैं अपना रोल कैसे नहीं निभाता? कोल अच्छी तरह जानता है कि ये समय बुरा चल रहा है। वो अब ऑस्कर से उलझना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से चला आया। रास्ते में उसने नोआ की किताब डिसेंट को खरीद ही लिया। अब वो भी जानना चाहता है कि उसके परिवार के बारे में नोआ ने क्या लिखा है। घर आकर उसने इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। इस किताब को पढ़कर उसके चेहरे के भाव बदल गए। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं उसके परिवार के बारे में जो खुद भी नहीं जानता था। जाहिर है ये सब ऑस्कर ने उसे बताया होगा। आज थैंक्सगिविंग की शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा है खाना खाने के लिए। सभी ने ईश्वर को थैंक्स किया इस खाने के लिए, इस ज़िंदगी के लिए। प्रार्थना की कि हर जगह शांति का माहौल रहे। सभी एक एक ड्रिंक लेते हुए किसी न किसी को शुक्रिया कह ही रहे हैं। जब कोल की बारी आई तब उसने अपना ड्रिंक लिया और कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ नोआ का जिसने अपनी किताब में हमारा जिक्र किया। उसका ये शुक्रिया कुछ सरकास्टिक था। उसने आगे कहा, उसकी किताब हम सभी को पढ़नी चाहिए। उसने हमारे बारे में तो लिखा है। उसने हमें नाम दिया है रेनहार्ड और हमें कोई तुच्छ ड्रग डीलर बताया है। कोल की माँ चेरी लॉकहार्ट ने कहा, अपना मुंह बंद रखो कोल। कोल ने गुस्से में कहा, हम यही तो करते हैं, अपना मुंह बंद रखते हैं। कोई हमारे ऊपर चाहे अंगारे बरसाए,
हम अपना मुंह बंद रखते हैं। उसने बड़े अच्छे से हमारे परिवार का मखौल उड़ाया है। उसने लिखा है कि मेरे दादा साइलस शराब बनाते थे। स्कॉटी ने उसका ध्यान और बातों की तरफ खींचना चाहा। इस पर वो और भी अग्रेसिव हुआ। रुक जाओ, मैं किताब लेकर आता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि उसने लिखा क्या है। वो किताब लाया और पढ़ने लगा। इसमें लिखा है कि उन भाइयों ने गर्मी में लोगों को कोकीन के नशे में रखा। वे अपने आप को मोंटाक के रखवाले समझते हैं, अपने आप को किसी राज दरबार के सरदार समझते हैं, पर ये सब उनके ख्याल हैं। उनके कुल में किसी का भी खून ऊंचे कुल का नहीं है। सब गैर कानूनी शराब बनाने वाले खानदान से बिलोंग करते हैं। उसने लिखा है कि ऑस्कर होजे से जो खानदानी झगड़ा चल रहा है वो हमने शुरू किया था। उसे ये सब ऑस्कर ने बताया है, पर किसी को नहीं पता कि ऑस्कर के दादा ने हमारे दादा साइलस की ज़मीन पर आग लगा दी थी। वो हमारे दादा के बारे में लिखता है कि वो मौत का धंधा करते थे। मैं तो सोचता था कि इस इंसान को माफ़ कर दूं इसकी गलतियों के लिए, पर ऐसा कहकर वो चुप हो गया। स्कॉटी ने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम कोल को सच बता ही दो। चेरी ने कहा, बच्चों तुम्हारे दादा साइलस बहुत बुरे इंसान थे, नशेड़ी थे जो अपनी बीवी को पीटते थे, तुम्हारे पिता को भी पीटते थे, और तुम्हारी दादी का ऑस्कर के दादा थॉमस के साथ चक्कर था और वो उससे प्रेग्नेंट भी हुई थी। जब साइलस को ये सब पता चला तब उन्होंने उसे पानी में डुबा दिया, इसलिए थॉमस ने साइलस की ज़मीन में आग लगाई बदला लेने के लिए। कोल के भाई हाल ने पूछा, अगर ये सब सच है तो हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? चेरी ने कहा, क्योंकि इस अतीत को हम भुलाना चाहते थे। तुम्हारे पिता ये सब नहीं बताना चाहते थे। इस पर कोल और भी गुस्सा हुआ। मुझे आपकी बातों पर अब भरोसा नहीं। पहले तो आपने हमें इस खुशफहमी में रखा कि हमारे पास लाखों की ज़मीन है, पर वो पहले ही कर्जे में डूबी हुई थी। ये बात आपने नहीं बताई। चेरी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ये सब मैंने तुम सबके लिए किया, हमारे खानदान को शाप मिला हुआ है। कोल ने कहा, आप क्या अंधविश्वास की बातें कर रही हैं? चेरी ने आगे भी बताया, तुम मानो या ना मानो, बाप के कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी ही पड़ती है, और फिर पोते पोतियों को। यही इस दुनिया की सच्चाई है। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। एलिसन ने तुम्हें छोड़ दिया, मारे मारे फिरते हो, अब तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? कोल को ये सब बातें सच लग रही हैं, पर वो इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। वो उठ के गुस्से में यहाँ से चला गया। स्कॉटी उसे रोकने गया। उसने कहा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है कोल, आप इस घर में सबसे बड़े हो, आप वापस आ जाओ। अगर आप चले गए तो ये खानदान मिट जाएगा। यहाँ सब बिखरे हुए हैं, बस आप ही हो जो सब कुछ संभाल सकते हो। इतने में विटनी यहाँ आ गई। स्कॉटी तो उससे बात ही नहीं करना चाहता। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जेल में कटेगी, तुम यहाँ से चली जाओ। कोल ने कहा, तुम चुप रहो, मैं उससे बात करता हूँ। विटनी स्कॉटी की तरफ जा रही थी, पर कोल ने उसे रोका और पूछा, तुम अपने माँ बाप के साथ आई हो? विटनी का जवाब था, नहीं, मैं ट्रेन से आई हूँ। कोल ने उसे समझाया, विटनी तुम समझने की कोशिश करो, तुम नाबालिग हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में उसे वापस छोड़ने जा रहा है। रास्ते में विटनी ने पूछा, तुमने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी। कोल ने कहा, तुम शायद भूल गई हो, मैंने सिर्फ बंदूक तानी थी और वो तुम पर नहीं बल्कि नोआ पर किया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें वो सब देखना पड़ा, वो सब हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, पर तुम्हें अब स्कॉटी का पीछा छोड़ना होगा, तुम उसे भूल जाओ। विटनी बड़ी ज़िद्दी है। उसने कहा, ऐसे कैसे भूल जाऊँ? मैं प्रेग्नेंट हुई उसकी वजह से, मैं उसकी फ़िक्र करती हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है वो भी मेरी फ़िक्र करता है। कोल ने कहा, नहीं, वो नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे। देखो विटनी, अभी तुम बहुत छोटी हो, इन सब बातों को तुम इस उम्र में नहीं समझ पाओगी। बस ये समझ लो कि तुम्हें स्कॉटी को भूलना होगा। वो तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं है, उसके लिए ये सब खेल था। ये सब सुनकर विटनी रोने लगी। कोल ने आगे कहा, तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, बहुत लंबी ज़िंदगी है आगे, उसके बारे में सोचो। थोड़ी खामोशी के बाद विटनी ने कहा, तुम्हें पता है कि मेरे पिता ने अपनी किताब में तुम सब का जिक्र किया है, पर उसमें मैं नहीं हूँ, वो मेरी फिक्र भी नहीं करते। कोल ने कहा, तुम समझ नहीं पाओगे। इस समय कोल भी भावुक हो गया था। उसने आगे कहा, तुम्हें पता है मेरे 10वें जन्मदिन पर मुझे क्या इनाम मिला था? मेरे पिता ने फांसी लगा ली थी। मुझे लगता था कि वो मेरी परवाह नहीं करते थे। तब मैं बहुत छोटा था, पर अब मैं बड़ा होकर उनकी कंडीशन समझ पा रहा हूँ। तुम भी जब बड़ी हो जाओगी तब अपने पिता को समझ पाओगी। ज़िंदगी हमसे क्या क्या करवा लेती है, तब तुम्हें समझ में आएगा। ये सब सुनकर विटनी ने मन ही मन कोल की बातों को स्वीकृति दी। इस तरह कोल विटनी को नोआ के पास लाया है। नोआ को कुछ पता नहीं कि आखिर हुआ क्या है।
विटनी ने कहा, मैं माँ के घर जा रही थी पर आपके पास आ गई। विटनी जब अंदर चली गई तब कोल नोआ को वो सब नहीं कह पाया जो वो गुस्से में कहना चाहता था। वो बहुत अच्छा इंसान है, सबकी भावनाओं और ज़रूरतों को समझता है। उसने कहा, विटनी को लगता है कि वो स्कॉटी से प्यार करती है, उसे थोड़ा वक्त दो, सब समझ जाएगी। नोआ ने उसका शुक्रिया अदा किया, अंदर आने को भी कहा पर कोल यहाँ से चला गया। अब नोआ को महसूस हो रहा है कि जिस परिवार को उसने अपनी किताब में इतना कुछ कहा, उसी परिवार के एक सदस्य ने उसकी बेटी की इतनी फिक्र की और उसे यहाँ तक ले आया। इसके बाद कोल लुइजा के पास पहुँचा। उसके हाथ में एक शैम्पेन की बोतल है। उसने उसे प्रपोज करते हुए कहा, पता नहीं क्या हो रहा है, हर कोई मुझे बिखेरने में लगा हुआ है। जितना अपने आप को समेटता हूँ, कोई ना कोई जख्मों पर नमक छिड़क देता है, पर तुम्हारे साथ कुछ अलग सा लगता है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और चाहो तो रिकॉर्ड भी देख लो मेरा, मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। इसके बाद कोल को लुइजा ने किस किया। इस तरह इन दोनों के प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत हो गई है। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। ऑस्कर ने जॉन को एक वीडियो दी है प्रूफ के तौर पर, और ऑस्कर उन पैसों को गिन रहा है जो उसे जॉन से मिले हैं, और जॉन को ये हेलन से मिले हैं नोआ को केस में जिताने के लिए। इस वीडियो में स्कॉटी और एलिसन के बीच कुछ मनमुटाव हो रहा है, पर असल में क्या बात हो रही है वो सुनाई नहीं दे रहा। ऑस्कर ने कहा, जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तब मैं 20 फीट की दूरी पर खड़ा था। मैं ये बता सकता हूँ कि ये क्या बातें कर रहे हैं, पर उसके पैसे अलग से लगेंगे। जॉन ने कहा, लगता है तुम मुझे जानते नहीं, मैं अभी कानूनी नोटिस भिजवाता हूँ। तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी एक सबूत को इतने टाइम तक छिपाने के लिए। ऑस्कर ने कहा, ओके, अब मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बिना पैसे लिए ही बता देता हूँ। जॉन और उसका असिस्टेंट बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देख रहे हैं। अब जो ऑस्कर कहने वाला है उसी से इस केस की दिशा तय होगी। ऑस्कर ने थोड़ी साइलेंस के बाद कहा, ये हमारा बच्चा है। जॉन ने सवाल किया, क्या? ऑस्कर ने फिर आगे कहा, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो। स्कॉटी एलिसन से कह रहा है, ये हमारा बच्चा है। अब ये वीडियो इस कहानी में नया मोड़ लाने वाला है। पर इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। ये कहानी आपको कैसी लग रही है इसे भी मेंशन करते रहें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।